हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। हेडिंग चल रहा है आपका क्लोनिंग वेक्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक का। तो इसमें हमने आपको PBR 322 के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपने देखा था कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी थोड़ी। इसको दो बार आपको, एक बार एम्पिसिलिन के साथ और एक बार टेट्रासाइक्लिन के साथ चेक करना पड़ता था। अब हमें देखना है क्या ऐसा कोई टेक्निक है जिसमें एक ही प्लेट पे आपको रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो एक ही प्लेट पे रिजल्ट मिल जाए, इसके लिए जो है एक दूसरा जो है वेक्टर है आपका, इस वेक्टर को कहते हैं PUC8 वेक्टर। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे PUC8 वेक्टर के बारे में। PUC8 वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो अभी PBR 322 के बारे में देखा। इसमें आपने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के हेल्प से जो है आपने अपना ट्रांसपेरेंट तैयार किया था। अब हम इसमें देखेंगे कि यह जो है एक दूसरा वेक्टर है, PUC8 वेक्टर है। इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो देखें ध्यान से। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए कम्बरसम, ठीक है, cumbersome procedure because it require simultaneously plating on two plate having different antibiotic। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, जो रिकॉम्बिनेंट का आप सिलेक्शन कर रहे हैं, यह एक थोड़ा सा कठिन प्रोसेस हो जा रहा है। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए कम्बरसम प्रोसीजर। ठीक है, यह जो प्रॉब्लम है, प्रोसीजर है, यह एक थोड़ी सी कम्बरसम हो जा रही है, थोड़ी सी जटिल प्रोसेस हो जा रही है। इस तरीके से एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के हेल्प से जो है रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन प्रोसेस जो है थोड़ी सी जटिल हो जा रही है। तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए कम्बरसम प्रोसीजर। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियसली प्लेटिंग, क्योंकि इसके लिए जो है साइमल्टेनियसली प्लेटिंग की ज़रूरत हो रही है। ठीक है, यह एक जटिल प्रोसेस हो रही है और इसमें प्लेटिंग, दो बार प्लेटिंग की ज़रूरत हो रही है, साइमल्टेनियसली प्लेटिंग की ज़रूरत हो रही है। ऑन टू प्लेट हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक, दो प्लेट पे प्लेटिंग की ज़रूरत हो रही है और आपको दो एंटीबायोटिक्स यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो PBR 322 से आप अपना रिकॉम्बिनेंट तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है, कम्बरसम प्रोसीजर हो जा रहा है, क्योंकि इसके लिए आपको दो प्लेटिंग की ज़रूरत हो रही है और वो भी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा वेक्टर चाहिए जिसमें एक ही प्लेट पे आपको रिकॉम्बिनेंट मिल जाए। तो उसके लिए आपका वेक्टर है PUC8 वेक्टर, PUC8 वेक्टर। तो उसी की हम लोग बात करेंगे, PUC8 वेक्टर की बात करें। इसमें हम कलर के बेस पे अपना रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करेंगे। तो देखें ध्यान से, Therefore alternative selectable marker have been developed। ठीक है, तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव माने PBR 322 के अलावा एक वेक्टर डेवलप किया गया। Therefore alternative selectable marker have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color। ठीक है, तो एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर तैयार किया गया जिसमें यह क्षमता थी कि वह रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को कलर के बेस पे अलग कर सकता था। कलर के बेस पे आप जान जाएंगे कि यह रिकॉम्बिनेंट है और यह नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और भी एक ही प्लेट पर। ठीक है, इसके लिए दो प्लेट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, तो प्रोसीजर को आसान करने के लिए देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए, और भी किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर। ठीक है, कलर प्रोड्यूस करने के बेस पे आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होगा? तो यह होगा प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की उपस्थिति की वजह से ऐसा होगा। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की उपस्थिति की वजह से आप जो है ऐसा होगा। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी, जिसमें आपका
टॉपिक चल रहा है क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। हम लोग एक सूटेबल क्लोनिंग वेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि एक सूटेबल क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग बात किए थे PBR 322 का। ठीक है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, वह एक जटिल प्रोसेस हो जा रहा था, क्योंकि इसमें हमको साइमल्टेनियसली 2 प्लेट्स की ज़रूरत होती थी और डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो उसको आसान करने के लिए हमें जो है एक ही प्लेट पर एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर चूज करना था, ताकि जो है एक ही प्लेट पर हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को कलर के बेस पे हम अलग कर सकें। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि जो प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, उसके एंटीबायोटिक्स के इनएक्टिवेशन की वजह से, एंटीबायोटिक्स के इनएक्टिवेशन की वजह से रिकॉम्बिनेंट का चयन एक जटिल विधि है, क्योंकि इसमें 2 प्लेट और जिसमें भिन्न भिन्न एंटीबायोटिक होता है, पर जो है 7-7 प्लेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, 7-7 प्लेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिर आपने कहा कि इस कारण से जो है एक वैकल्पिक तरीका खोजा गया, अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर का विकास हुआ, जो कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को इस आधार पे अंतर करता है, इस आधार पे डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, और वह क्रोमोजेनिक, ठीक है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की उपस्थिति में रंग पैदा करने में सक्षम है। ठीक है, वह क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की उपस्थिति में कलर पैदा करने में सक्षम है, और जिसके आधार पे आप जान जाएंगे कि कौन जो है आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है और कौन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, तो देखें आगे, इन दिस रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस एन एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसिडेज। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि इनमें से जो रिकॉम्बिनेंट DNA है, इसको जो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वह निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, इनमें से आप देख रहे हैं, देखे ध्यान से, इन दिस रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड। ठीक है, जब यह रिकॉम्बिनेंट DNA इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है, विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसिडेज, बीटा ग्लैक्टोसिडेज का जो कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है, उस पे जब इसको इंसर्ट किया जाएगा DNA रिकॉम्बिनेंट को, ठीक है, तो इन दिस रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम, और जिससे इस एंजाइम का जो सिंथेसिस प्रोसेस है वह इनएक्टिवेट हो जाएगा। दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम विच इज रिफर टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, अब ध्यान समझें, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से जो रिकॉम्बिनेंट DNA है, जो रिकॉम्बिनेंट DNA है को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जो है निष्क्रिय हो जाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, जिसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, जब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज निष्क्रिय हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहेंगे। ठीक है, तो PUC8 जो वेक्टर है उसके बारे में पहले हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाएं, फिर उस पर बात करते हैं। देखिए ध्यान से, यह आपका प्लाज्मिड है, यह आपका एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड बनाते हैं, और इसमें जो है यहाँ पे आपका साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट, और यह एक जीन है जिसका नाम है आपका LAC-Z जीन, LAC-Z जीन। और LAC-Z जीन के बारे में आप जानते हैं, जब आप लैक-ओपेरॉन मॉडल पढ़ रहे थे तो LAC-Z जीन जो है वह बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है। क्या बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है। कौन बनाता है, LAC-Z जीन। ठीक है, तो PUC8 वेक्टर में एक LAC-Z जीन है जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है। इसी में जब आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देंगे, इसी में जब आप क्या जोड़ देंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब इसी में आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो इससे क्या होगा,
ठीक है, यह जो वर्क है बीटा ग्लाइकोसाइडेज का वर्क है यह वह नहीं हो पाएगा, बीटा ग्लाइकोसाइडेज नहीं बन पाएगा, लैक जेड जीन जो है वर्क नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपने यहाँ पर अपना जीन आप इंटरेस्ट जोड़ दिया है, एलियन डीएनए को जोड़ दिया है, जिससे वह वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसी पर जो आपका PUC8 वेक्टर है यहाँ पर जो है आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट है, इसमें यहाँ पर जो है एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट भी इसमें होता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट भी एक साइट पे इसका होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि PUC8 वेक्टर में लैक जेड जीन है और वह बीटा ग्लाइकोसाइडेज उत्पन्न करता है। ठीक है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज उत्पन्न करता है। ठीक, और एक साइड में आप देख रहे हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है पार्ट। ठीक, तो यह आपने PUC8 वेक्टर के बारे में थोड़ा समझा। अब इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन एंटीबायोटिक्स इज ए, ठीक है, कमर्सम प्रोसीजर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट का जो सिलेक्शन है और किसकी वजह से, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से, एंटीबायोटिक्स के इनएक्टिवेशन की वजह से जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट का, वह एक कम्बरसम प्रोसीजर है, एक कठिन प्रोसेस है, जो किस में आप कर रहे हैं, PBR 322 में कर रहे हैं। क्यों ऐसा है? बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इसमें लगातार जो है 2 प्लेट की ज़रूरत हो रही है और डिफरेंट एंटीबायोटिक के साथ में। तो इस समस्या को हल करने के लिए एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए आपको, जो है PCU8 वेक्टर। Therefore, alternative selectable marker have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color। ठीक है, तो एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर आपको चाहिए जो डिफरेंशिएट कर सके रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को, किस बेस पर, कलर के बेस पे। और वह कलर कैसे आएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ठीक है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। और वह किसकी वजह से आया है? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की वजह से आया है, वह आया है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की वजह से, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की वजह से उसमें कलर आया है। और इस कलर के बेस पे आप जो है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग कर पाएंगे। इन दिस रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज। तो अभी हमने आपको बताया कि इसमें क्या करेंगे, इसमें आपने देखे ध्यान से, इन दिस रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, इसमें रिकॉम्बिनेंट DNA को इंसर्टेड कर रहे हैं। इन दिस रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज। बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो एंजाइम है वहाँ पर आप इसको इंसर्ट कर रहे हैं। कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं? यहाँ पे आप इंसर्ट कर रहे हैं, और इंसर्ट करने की वजह से यह बीटा ग्लाइकोसाइडेज नहीं बन पाएगा, लैक जेड जो जीन है वो वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, इन दिस रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज। ठीक है, तो इससे क्या होगा? दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम, जिससे यह जीन जो है इनएक्टिवेट हो जाएगा, जीन जो है क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा और एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? विच इज रिफर टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसी को कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि एंटीबायोटिक के निष्क्रियण के कारण, एंटीबायोटिक्स के इनएक्टिवेशन के कारण जो है रिकॉम्बिनेंट का चयन एक जटिल विधि है, क्योंकि इसमें 2 प्लेट और जिसमें 2 अलग अलग एंटीबायोटिक होती है और साथ साथ प्लेटिंग की भी ज़रूरत होती है। इस कारण से एक वैकल्पिक, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर का विकास हुआ जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को इस आधार पर अंतर करता है, ठीक है, जो कि क्रोमोजेनिक जो सबस्ट्रेट है उसकी उपस्थिति में रंग पैदा करने में सक्षम हो। ठीक है, और इसमें रिकॉम्बिनेंट DNA को बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। रिकॉम्बिनेंट DNA का बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसे ठीक है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए ध्यान से, अब समझे आगे। दिस
देखिए द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की होने की वजह से कौन सा कलर आता है? ब्लू कलर। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर कॉलोनी। ठीक है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होने की वजह से कॉलोनी कैसी तैयार होती है? ब्लू कलर की कॉलोनी तैयार होती है। ठीक है, इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। ठीक है, यदि जो है प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरिया में इंटर नहीं होगा तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होने की वजह से ब्लू कलर आएगा। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होने की वजह से कौन सा कलर आएगा? ब्लू कलर आएगा। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्टेट गिव ब्लू कलर कॉलोनी इफ प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। ठीक है, अगर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्शन नहीं हुआ होगा तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एक्टिवेट होगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा और ब्लू कलर आएगा। लेकिन अगर इंसर्शन हो गया होगा, आपका फॉरेन डीएनए ऐड हो गया होगा तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बन पाएगा और ब्लू कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर कॉलोनी इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन एंड द कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट, अगर इंसर्ट हो गया है, आपका फॉरेन डीएनए ऐड हो गया है, तब क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन एंड कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। ठीक है, अगर जो है इंटर हो गया हो तो कोई कलर पैदा नहीं होगा। ठीक है, अगर GOI जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आपका फॉरेन डीएनए है, अगर वो इंटर हो गया तो वहाँ पे कलर पैदा नहीं होगा। कलर किस में पैदा होगा? कलर उसमें पैदा होगा जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटर नहीं किया है, जिनमें फॉरेन डीएनए इंटर नहीं किया है, वो कलर पैदा करेंगे। लेकिन अगर फॉरेन डीएनए इंटर कर देगा तो बीटा ग्लैक्टोसिडेज वर्क नहीं कर पाएगा और कलर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, ऑफ द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन एंड कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। ठीक है, इससे हम जो है रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को का बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, जिसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, और यदि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड इंसर्ट नहीं होता है, ठीक है, यदि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं होता है, तब जो कलर पदार्थ की उपस्थिति में, ठीक है, जो आपका क्रोमोजोनिक मटेरियल है, क्रोमोजोनिक सब्सटेंस है, इसकी उपस्थिति में ब्लू कलर जो है वह ब्लू कलर की कॉलोनी का निर्माण नहीं हो पाएगा। ब्लू कलर के कॉलोनी का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इंसर्ट की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप जो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, जिसके बिना रंग वाली जो कॉलोनी बनती है, ठीक है, बिना रंग वाली कॉलोनी बनती है, जिसे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझें। जैसे अभी हमने आपको बनाया था फिगर, अब देखें ध्यान से, जो आपका, ठीक है, आप एक प्लेट पे आपने लिया है, एक प्लेट पर आपने लिया है, इस प्लेट पे आप जो है 3 पार्ट बना लें, इसी प्लेट पे 3 हिस्सा बना लें। ठीक है, ठीक, तो एक हिस्सा हो सकता है जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गया है, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गया है वो आपका रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट होगा। और जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं ऐड हुआ है, ठीक है, वह रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, जो जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं ऐड हुआ है वो आपका रिकॉम्बिनेंट है, और इसमें जो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा। ठीक है, और इसका कलर आएगा ब्लू कलर, इसका ब्लू कलर आएगा। ठीक है, और एक आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और एक आपका क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिसमें कुछ नहीं हुआ है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक, तो एक आपका रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, एक रिकॉम्बिनेंट है और एक आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन
इसमें जो है ब्लू कलर आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एम्पिसिलिन डाल रहे हैं, एम्पिसिलिन डाल रहे हैं, ठीक है, एम्पिसिलिन डाल रहे हैं। तो एम्पिसिलिन डालने से ठीक है, यह जो आपका नॉन ट्रांसफार्मेंट है यह समाप्त हो जाएगा। एम्पिसिलिन डालने से नॉन ट्रांसफार्मेंट जो है आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और यह आपका जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज है वो आपका ब्लू कलर देगा, बीटा ग्लाइकोसाइडेज वाला ब्लू कलर देगा, जिसका मतलब यह नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। और यह आपका कलर ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह रिकॉम्बिनेंट है। जो कलर नहीं देगा वह क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। जो कलर नहीं देगा वह क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। तो यह वाला जो है आपका रिकॉम्बिनेंट है जो कलर नहीं दे रहा है। इस तरह से एक ही प्लेट पर हम पता कर सकते हैं, एक ही प्लेट से हम पता कर सकते हैं। और इसके लिए आपने देखा जो प्लाज्मिड तैयार किया गया था उसका नाम था PUC8 वेक्टर, ठीक है। अब नंबर 4 है आपका वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन ए प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। वेक्टर हम लोग देखेंगे किसके लिए, प्लांट और एनिमल के लिए, नंबर 4, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल के लिए क्या वेक्टर है, देखें ध्यान से, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, समझे ध्यान से। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन इनटू प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो जीन का ट्रांसफरिंग आप देख रहे हैं वह कैसे हमको पता चला है, तो वह प्लांट और एनिमल में बैक्टीरिया और वायरस से ही पता चला है, ठीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो जीन है उसको प्लांट और एनिमल में ट्रांसफ़र करना हमने कहाँ से सीखा है, यह हम बैक्टीरिया और वायरस से ही सीखा है, और यह बहुत पहले से बैक्टीरिया वायरस कर रहे हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन, जो हम ट्रांसफरिंग जीन पढ़े हैं वो कैसे पढ़े हैं, इनटू प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है, विच हैव नो दिस फॉर एजेस, ठीक है, जिसके बारे में वो बहुत पहले से ही बैक्टीरिया वायरस जान रहे थे, उन्हीं से हम लोग ट्रांसफरिंग का मेथड सीखे हैं। हाउ टू डिलीवर जीन टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल एंड, ठीक है, फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया वायरस वांट, ठीक है। अब वे जानते थे कि कैसे जो है यूकैरियोटिक सेल्स में रूपांतरित करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, कैसे बैक्टीरिया और वायरस जो हैं, ठीक है, उनको बाध्य करें, कैसे उनमें एंट्री हो, इसके बारे में वो जानते थे। देखिए ध्यान से, हाउ टू डिलीवर जीन टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल, कैसे जीन को डिलीवर किया जाए, डाला जाए ताकि यूकैरियोटिक सेल ट्रांसफॉर्म हो सके, एंड फोर्स देम टू डू, ठीक है, व्हाट द बैक्टीरिया वायरस वांट, और जो बैक्टीरिया वायरस चाहते थे उनसे वह कराया जा सके, ठीक है। तो बैक्टीरिया और वायरस जो है वह अपने जेनेटिक मटेरियल को प्लांट और एनिमल सेल में इंटर कराते थे, और वह यह जानते थे कि कैसे इंटर कराना है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में, और कैसे अपना काम करवाना है उनसे, ये सारी चीज़ें उनको पता था, ठीक। तो यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन इनटू प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस विच हैव नो, ठीक है, विच हैव नो दिस ऑफ एजेज, दिस फॉर एजेज, बोले बहुत लंबे समय से जानते थे। हाउ टू डिलीवर जीन टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और वायरस वांट, ठीक है। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीनों को, ठीक है, प्लांट और एनिमल में ट्रांसफ़र करना पहले हमने बैक्टीरिया और वायरस से सीखा है, जिन्हें यह बात बहुत पहले से पता थी। वे जानते थे कि यूकैरियोटिक सेल्स के, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए जीन्स को कैसे उपयोग किया जाए, ठीक है, और वे बैक्टीरिया विषाणु जो चाहते हैं वैसा करने के लिए जीन को बाध्य करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है, यह क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस जो है एक पैथोजन है। अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकार्प प्लांट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ DNA नोन एज टी DNA,
ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डाइकाट प्लांट का एक पैथोजन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, जो कि इंटर कराता है अपने डीएनए को, जिसको टीडीएनए कहते हैं। और इंट्री इसकी अगर हो जाती है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और ट्यूमर होने लगता है प्लांट में। देखिए ध्यान से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकाट प्लांट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस जो है एक पैथोजन्स है जो डाइकाट प्लांट में अपने पीस ऑफ डीएनए को डालने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से, जिसे टीडीएनए कहते हैं, और जिसकी वजह से प्लांट सेल जो है वह ट्यूमर सेल में बदल जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकाट प्लांट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए। ठीक है, जो पीस ऑफ डीएनए ट्रांसफर करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जिसे हम टीडीएनए कहते हैं, ट्रांसफर डीएनए कहते हैं, टू ट्रांसफार्म, यह क्या करता है टीडीएनए, यह ट्रांसफार्म कर देता है नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर, नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में कन्वर्ट कर देता है। एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर बाय पैथोजन, और यह ट्यूमर सेल जो है वह केमिकल बनाने लगती है जिसकी पैथोजन की ज़रूरत है, तो वह केमिकल बनने लगता है जो पैथोजन चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है यह डाइकाट प्लांट में पैथोजन है, और वह डीएनए का एक फ्रेगमेंट को, जिसे टीडीएनए कहते हैं, को ट्रांसफ़र कर देता है प्लांट सेल में। और इससे क्या होगा, इससे पौधों के जो सेल्स होते हैं, प्लांट के जो सेल्स होते हैं, उसमें ट्यूमर ग्रोथ करने लगता है और ट्यूमर में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो ट्यूमर सेल्स हैं वो पैथोजन के लिए जो केमिकल की आवश्यकता है उसको पैदा करने लगते हैं, पैथोजेंस के लिए जरूरी रसायन को उत्पन्न करने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के बारे में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के बारे में, जो कि एक प्लाज्मिड की तरह बिहेव कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है प्लांट सेल को, और अपने जैसा चाह रहा है वैसा वर्क करा रहा है। इसी तरह का देखें एनिमल में भी होता है। सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल, ठीक इसी तरह से रेट्रोवायरस जो कि एनिमल में हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल टू कैंसरस सेल, इसमें क्षमता होती है कि वह नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदल सकते हैं। कौन? रेट्रोवायरस इन एनिमल। रेट्रोवायरस जो एनिमल हैं उनमें यह प्रॉपर्टी है कि वह नॉर्मल सेल को ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसमें? कैंसरस सेल में। ठीक है, आगे देखें, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजन इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दिस टूल ऑफ पैथोजन इनटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन्स। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से, ठीक है, एनिमल सेल्स में जो रेट्रोवायरस होते हैं वह सामान्य कोशिकाओं को कैंसरस सेल में रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं कि प्लांट में भी हो रहा है, एनिमल्स में भी हो रहा है, रेट्रोवायरस के द्वारा एनिमल्स में हो रहा है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा प्लांट में हो रहा है। तो इनसे हमें क्या जानकारी मिल रही है? तो इन पैथोजेंस के द्वारा, ठीक है, इन पैथोजेंस के द्वारा, ठीक है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग, इन पैथोजेंस के वर्क से हमें यह समझने में मदद मिल रही है, इन पैथोजेंस के द्वारा हम अपने यूकैरियोटिक होस्ट में जीन ट्रांसफ़र की कला को अच्छी तरह से समझ करके, ठीक है, ट्रांसफ़र की कला को अच्छी तरह से समझ करके जो रोगजनक हैं, जो रोग पैदा करने वाले हैं, ठीक है, इस विधि का यूज करके हम अच्छे, ठीक है, अच्छे वेक्टर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एक अच्छे वेक्टर के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं उस वाले इंटरेस्ट को, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इनमें ऐड करके अपने अनुसार जो है हम निर्माण करवा सकते हैं। जो काम आप देख रहे हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस कर रहा है और रेट्रोवायरस कर रहा है, वही काम जो है हम अपने अनुसार भी करा सकते हैं इनसे जानकारी लेकर। A better understanding of art of delivering gene by pathogens
पैथोजेंस के द्वारा जो आर्ट ऑफ डिलीवरी जीन्स है उसको अच्छे से समझ करके, ठीक है, देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल ऑफ पैथोजेंस, ठीक है, यूकैरियोटिक होस्ट सेल में जो नॉलेज है उसकी जानकारी प्राप्त करके हम इस टूल्स का, ठीक है, जो पैथोजेंस इंटर करके रोग पैदा कर रहे हैं वही रोग पैदा करने वाले को हटा दिया जाए, उसी रोग पैदा करने वाले डीएनए को हटा के हम गुड डीएनए ऐड कर दें तो हम अपने अनुसार काम उससे ले सकते हैं। इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेट, ठीक है, जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दिस टूल ऑफ पैथोजन इनटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन। तो जो यूजफुल वेक्टर हैं उनको हम ऐड कराएंगे डिलीवरी जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन्स में, ताकि हमको फ़ायदा हो और इनसे हम अपने अनुसार जो है हार्मोन, प्रोटीन, ये सब बनवा सकें, ठीक है। जो चीज़ वो डाल रहे हैं जिनसे डिजीज पैदा हो जा रही है, ट्यूमर होने लग रहा है, कैंसरस हो जा रहा है, तो हम उसी चीज़ को कट करके निकाल लें और अच्छे चीज़ को इंटर करा के, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंटर करा के हम ह्यूमन में तैयार करवा लें। द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हैज़ नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड जो है, जिसे किसमें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर जो ट्यूमर पैदा करने वाला प्लाज्मिड है, हैज़ नाउ बीन मॉडिफाइड, अब इसको मॉडिफाइड कर दिया गया है इनटू क्लोनिंग वेक्टर, इसमें बदल दिया गया है क्लोनिंग वेक्टर में, विच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट। अब यह प्लांट के लिए पैथोजेनिक नहीं रहेगा जब उसको मॉडिफाइड कर देंगे तो, बट इट स्टिल एबल टू यूज मैकेनिज्म, लेकिन उसके अंदर यह क्षमता होगी, एबल टू यूज मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू वैरायटी ऑफ प्लांट, ठीक है। इसकी मदद से हम जो है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फॉरेन डीएनए को, एलियन डीएनए को हम प्लांट में डिलीवर करा सकते हैं। द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर विच इज नो मोर पैथोजेनिक, उसको मॉडिफाई आप कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो डिजीज पैदा करने वाले थे उनको हम निकाल देंगे और अपने अनुसार जो उसमें पीस ऑफ डीएनए ऐड कर देंगे, एलियन डीएनए ऐड कर देंगे, तो हम अपने अनुसार उसका काम लेने लगेंगे। मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट बट इट स्टिल एबल टू यूज मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट, हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार उनमें जीन डिलीवर करा लेंगे इनटू वेराइटी ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है का जो टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर के रूप में अब ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, अब उसको क्या किया गया है, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में बदल दिया गया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, जो पौधों के लिए अब रोगजनक नहीं है, जो पौधों के लिए अब प्लांट के लिए रोगजनक नहीं रहा, ठीक है, पैथोजेनिक नहीं रहा, लेकिन इसका उपयोग जो है हम अपने इंटरेस्ट के जीन को, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के जीन को अनेक पौधों में ट्रांसफ़र करने में किया जा सकता है। अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो चीज़ें आप पौधों में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्लांट में, इसी तरह एनिमल में भी कर सकते हैं। सिमिलरली रेट्रोवायरस हैज आल्सो बीन डिसमर्ड, ठीक है, डिसआर्म्ड, रेट्रोवायरस को भी आप डिसआर्म कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो रेट्रोवायरस जो है एनिमल में कैंसर पैदा करा रहा है उसको भी आप डिसआर्म कर सकते हैं, उसके अंदर जो कैंसर पैदा करने वाली क्षमता है उसको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसको डिसआर्म कर सकते हैं। सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड, ठीक है, एंड आर नाउ यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल, और हम अब इससे जो है अपने डिजायरेबल जीन को एनिमल सेल में इंटर करा सकते हैं, उसको डिसआर्म करके, जो उसमें रोग पैदा करने की क्षमता थी वह क्षमता को समाप्त करके हम अपने अनुसार उसमें डिजायरेबल जीन को इंटर करा के एनिमल सेल में इंटर करा सकते हैं, ठीक है। तो रेट्रोवायरस को, ठीक है, नॉन पैथोजेनिक बनाकर एनिमल सेल में डिजायरेबल जीन को ट्रांसफॉर्म करने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। सो वंस अ जीन आर ए डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लिगेटेड इनटू सुटेबल वेक्टर, ठीक है, तो जब आप जीन या डीएनए फ्रेगमेंट को
एक सुटेबल वेक्टर से ऐड करा देंगे, जोड़ देंगे, इट ट्रांसफॉर्म इनटू बैक्टीरियल प्लांट आर एनिमल होस्ट वेयर इज मल्टीप्लाई। तो अब बैक्टीरियल होस्ट या प्लांट में इंटर करने के बाद मल्टीप्लाई करने लगेगा, अपने संख्या को बढ़ाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप एक जीन या डीएनए खंड को एक सही वेक्टर में जोड़ देंगे, तब यह बैक्टीरिया या फिर प्लांट हो चाहे, ठीक है, तब इसे बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वहाँ पर यह क्या करने लगेगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा। ठीक है, सो वंस अ जीन आर डीएनए फ्रेगमेंट हैज़ बीन लिगेटेड इनटू सुटेबल वेक्टर। ठीक है, जब आप जीन या डीएनए फ्रेगमेंट को सुटेबल वेक्टर में क्या कर दें, लिगेटेड कर दें, ऐड कर दें, जोड़ दें, ठीक है, तो इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू बैक्टीरियल प्लांट एंड एनिमल होस्ट। ठीक है, तो बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल होस्ट को ट्रांसफॉर्म कर देगा और वहाँ पे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, जो आप बनवाना चाहते हैं वो बनाने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के जो ट्यूमर पैदा करने वाली क्षमता थी उसको समाप्त करके हम उसका यूजफुल वर्क में यूज कर रहे हैं। कैसे हम रेट्रोवायरस में कैंसरस पैदा करने वाले चीज़ जो है उसको समाप्त करके हम अपने अनुसार जो सुटेबल जीन है उसमें ऐड करा के हम वर्क करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वेक्टर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और अच्छे क्वालिटी का वेक्टर को तैयार कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम कंपोटेंट होस्ट के बारे में बात करेंगे, कंपोटेंट होस्ट के बारे में। हेलो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। क्लोनिंग वेक्टर में तीसरी टॉपिक तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यह आपकी हेडिंग होगी कंपोटेंट होस्ट। ठीक है, कंपोटेंट होस्ट चाहिए आपको जिसके अंदर आप इंटर करा के अपना वर्क कराएं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कंपोनेंट होस्ट किस लिए चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म करना है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसमें जो भी आपने मटेरियल ऐड कराया है, जो भी आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कराया है, ठीक है, उसको आपको तैयार करना है। बहुत सारे प्रोटीन का निर्माण करना है, एंजाइम का निर्माण करवाना है या फिर हार्मोन का निर्माण करवाना है। उसके लिए आपको एक कंपोटेंट होस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए इसकी बात करते हैं कंपोटेंट होस्ट के बारे में। देखें ध्यान से। सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ठीक, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और ये सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाएगा, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, सिंस डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन है वाई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चूंकि डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इसलिए यह कोशिका मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन से होकर नहीं गुजर सकता है। क्यों? आइए देखते हैं। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट मेड कंपोटेंट टू टेक अप डीएनए। ठीक है, तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड, बैक्टीरिया को प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य करने से पहले आपको यह आवश्यक है कि बैक्टीरिया सेल को डीएनए के लेने योग्य बनाया जाए, वह डीएनए को ले सके ऐसा उसको तैयार किया जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी उसके अंदर, आपको उसको बनाना पड़ेगा, एंट्री लायक बनाना पड़ेगा, तब उसमें एंट्री होगी। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कंपोनेंट टू टेक अप डीएनए। ठीक है, तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को डालने से पहले आपको बैक्टीरिया को कंपोटेंट बनाना होगा, डीएनए लेने योग्य बनाना होगा। जब वह डीएनए लेने योग्य बन जाएगा तो वह प्लाज्मिड को ले लेगा अपने अंदर। ठीक है, नॉर्मल रूप से वह नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। डीएनए जो है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा। इसलिए हमें पहले जो है सेल मेम्ब्रेन को ऐसा बनाना होगा कि वो डीएनए को ले ले। ठीक है, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड ठीक है, कंपेटेंट टू टेक अप डीएनए। ठीक है, तो बैक्टीरिया को प्लाज्मिड लेने के लिए, ठीक है, बाध्य करने से पहले यह आवश्यक है कि बैक्टीरिया सेल को
डीएनए लेने के लिए सक्षम बनाया जाए। तो यह कैसे किया जाएगा? दिस इज डन बाई ट्रीटिंग देम विथ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन। ठीक है, यह कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए आपको ट्रीटिंग करना होगा, ट्रीट करना होगा। डन बाय द ट्रीटिंग देम विथ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन। डाइवैलेंट कैटायन में उसका ट्रीटमेंट करना होगा जिससे उसके दरवाजे खुल सकें और उसके अंदर प्लाज्मिड घुस सके। ठीक है, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग विद देम विथ अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ ए डाइवैलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम जो है आपका Ca जो है वो डाइवैलेंट कैटायन बनेगा, Ca जो है आपका डाइवैलेंट कैटायन बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड में इसको ट्रीट कराना पड़ेगा ताकि इसके चैनल ओपन हो, और चैनल ओपन होगा तभी जो है प्लाज्मिड इंटर कर पाएगा। ठीक, तो दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विथ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम विच इंक्रीजेज द इफिशियंसी विथ विच डीएनए इंटर। इससे जो है डीएनए इंटर की जो इफिशियंसी होगी बढ़ जाएगी, दरवाजे खुल जाएंगे। ठीक है, इस ट्रीटमेंट से, डाइवैलेंट कैटायन के ट्रीटमेंट से दरवाजे खुल जाएंगे, जिससे जो है प्लाज्मिड इंटर कर जाएगा। तो दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विथ एन स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विच डीएनए इंटर। ठीक है, देखें, द बैक्टीरियम थ्रू पोर इट्स वॉल सेल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वॉल सेल में क्या बन जाएंगे? पोर बन जाएंगे। ठीक है, छिद्र बन जाएंगे डाइवैलेंट कैटायंस के ट्रीटमेंट की वजह से, और उससे प्लाज्मिड इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीएनए जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और यह कोशिका मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन से होकर नहीं गुजर सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया को प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य करने से पहले यह जरूरी है कि बैक्टीरिया सेल जो है, बैक्टीरिया का जो सेल है उसको डीएनए लेने के लिए योग्य बनाया जाए, सक्षम बनाया जाए। और ऐसा करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? पहले इसे डाइवैलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम की स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, ट्रीटमेंट किया जाता है। इससे डीएनए को बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति में स्थित जो छिद्र होते हैं, पोर हैं, से इंटर करने में सहायता मिलती है। इससे डीएनए जो है वह पोर के थ्रू, सेल वॉल के पोर के थ्रू इंटर कर जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स इनटू सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। ठीक है, तो यह कैसे किया जाएगा? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स, ठीक है, सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius heat shock and then putting them back on ice। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें ठंडी गर्मी ठंडी, ठीक है, इंक्यूबेटिंग दिया जा रहा है, पहले उसको आइस बर्फ में ठंडा किया जा रहा है, फिर अचानक जो है उसको हीट शॉक 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी दिया जा रहा है, फिर ठंडा किया जा रहा है। इससे दरवाजे खुल जाएंगे और डीएनए इंटर कर जाएगा। दिस इनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इससे जो है बैक्टीरिया जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको बैक्टीरिया के अंदर डालने में भी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले ठंडा फिर गर्म, ठंडा गर्म करके चैनल को खोला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी सेल्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ पहले क्या करेंगे? पहले बर्फ पर रखा जाता है, तब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उन कोशिकाओं में फोर्सफुल इंटर कराया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक पर रखा जाता है और पुनः इन्हें वापस बर्फ पर रखा जाता है। ऐसा करने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल में एलियन डीएनए के प्रवेश कराने का केवल यही विधि नहीं है, ठंडा गरम, और भी तरीके हैं इंटर कराने के। ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल
ठीक है, जो ठंडा गर्म वाला टेक्निक देख रहे हैं, इसके अलावा और भी टेक्निक है इंटर कराने का, आइए उनकी बात करते हैं। देखें ध्यान से, दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए होस्ट सेल। और कौन से तरीके हैं? इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, एक तरीका है जिसको कहा जाता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्ट जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचा दिया जाएगा माइक्रो इंजेक्शन की मदद से। माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा और माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा और इंजेक्शन को एनिमल के न्यूक्लियस तक डाला जाएगा, वहीं पे छोड़ दिया जाएगा, इंटर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। ठीक है, तो एनिमल सेल में क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्ट इंटर करने के लिए माइक्रो इंजेक्शन लगाते हैं। दूसरा भी तरीका है, इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट। एक दूसरा तरीका है जो प्लांट के लिए, प्लांट में तो इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, इसके लिए दूसरा तरीका है, इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट सेल आर bombarded with high velocity microparticle of gold and tungsten coated with DNA in a method known as biolistics or gene gun। ठीक है, तो प्लांट के लिए आप देख रहे हैं बायोलिस्टिक्स मेथड है, जीन गन मेथड से, जिसमें गोल्ड या फिर टंगस्टन पर डीएनए की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कोटिंग की जाएगी और उसको बम्बारमेंट कराया जाएगा, प्लांट सेल पर बम्बारमेंट कराया जाएगा ताकि वह डीएनए के पास पहुंच जाए। बायोलिस्टिक जीन गन, बंदूक, ठीक है, बुलेट छोड़ी जाएगी। किसकी बुलेट होगी? गोल्ड और टंगस्टन की, जिसके ऊपर जो है डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कोटिंग होगी, कोटेड होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सूटेबल फॉर प्लांट के लिए से यह मेथड है। एनिमल के लिए तो माइक्रो इंजेक्शन है, अब बंदूक नहीं लगा चला सकते एनिमल में। ठीक है, तो इन अनदर मेथड सूटेबल फॉर प्लांट सेल आर बम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल। ठीक है, हाई वेलोसिटी से बम्बार्डेड कराएगा ताकि न्यूक्लियस तक पहुंच जाए। हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए। ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन के जो माइक्रो पार्टिकल हैं जिन पर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोट किया गया है और उसके थ्रू पहुंचाया जाएगा। इन ए मेथड नोन एज बायोलिस्टिक्स आर जीन गन। इस मेथड क्या कहते हैं? बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो होस्ट है, होस्ट में फॉरेन डीएनए को इंटर कराने के लिए कभी ऊपर वाला ठंडा गर्म मेथड के अलावा भी मेथड है। ठीक है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं माइक्रो इंजेक्शन में? तो इसमें आपने देखा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधे एनिमल सेल के न्यूक्लियस के भीतर इंजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरी विधि जो प्लांट के लिए उपयोगी है, उसमें सेल्स पर डीएनए से, ठीक है, सेल्स पर डीएनए से कोटेड गोल्ड और टंगस्टन के हाई स्पीड वाले माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जिनका बम्बारमेंट कराया जाता है कोशिका पे, जिसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट मेथड यूजेज, ठीक है, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। ठीक है, जो लास्ट मेथड है डिसआर्म पैथोजन वेक्टर विच व्हेन अलाउड टू इंसर्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अंतिम जो विधि है जिसमें डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर का उपयोग किया जाता है, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर का उपयोग किया जाता है। एंड द लास्ट मेथड यूजेज डिसआर्म पैथोजन वेक्टर विच व्हेन अलाउड टू इंसर्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अंतिम जो विधि है इसमें डिसआर्म पैथोजन वेक्टर का उपयोग किया जाएगा और इसमें वेक्टर को, ठीक है, जब सेल्स को इन्फेक्टेड करने दिया जाता है तब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, लास्ट मेथड में क्या है? डिसआर्म पैथोजन वेक्टर। वेक्टर कैसा होना चाहिए? डिसआर्म होना चाहिए, वह इन्फेक्शन करने वाला नहीं होना चाहिए, डिसआर्म कर दीजिए। विच व्हेन अलाउ टू इन्फेक्ट द सेल, अब इसको अलाउ कर दीजिए कि यह सेल को इन्फेक्टेड करे, और जब वो सेल को इन्फेक्टेड करेगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर कर देगा। यह लास्ट तरीका है। ठीक है, एंड द लास्ट मेथड यूजेज डिसआर्म पैथोजन vector which when allowed to insert the cell transfer the recombinant DNA into the host. Okay students, now that we have learned about the tool
ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, आप जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के तरीके के बारे में आप सीख चुके हैं। लेट अस डिस्कस प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के आगे उसके प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। लेट अस डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो लास्ट में आपने देखा इस टॉपिक में जो आपका थर्ड नंबर था, कंपोटेंट होस्ट। ठीक है, कंपोटेंट होस्ट आपको चाहिए ताकि आप ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म आप कर सके। ठीक है, तो इसके लिए आपने होस्ट के अंदर इंटर करानी है डीएनए को। तो इसके लिए आपने पहला तरीका देखा कि डाईवैलेंट कैटायंस जो हैं कैल्शियम क्लोराइड, इनमें जो है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर ठंडा गर्म सेंक दिया जाए। पहले आइस पर ठंडा कीजिए, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पर हीट साग दीजिए, फिर ठंडा कीजिए। इससे जो है मेम्ब्रेन खुलेंगे, पोर खुलेंगे और उससे डीएनए इंटर हो जाएगा। दूसरा तरीका आपने देखा कि डायरेक्ट भी इंटर करा सकते हैं एनिमल्स में, जिसे माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। माइक्रो इंजेक्शन में सीधे न्यूक्लियस में डाल दिया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। प्लांट में आपने देखा बायोलिस्टिक या जीन गन है, जो गोल्ड और टंगस्टन पे के माइक्रो पार्टिकल पर डीएनए का रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोटेड करते हैं और वह डायरेक्ट जो है बम्बारमेंट कराते हैं, जिससे एंट्री होती है। लास्ट में आपने देखा कि डिसआर्म पैथोजन वेक्टर, डिसआर्म पैथोजन वेक्टर को इन्फेक्ट करने के लिए सेल में डाल दिया जाता है, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के सारे तरीके अब सीख चुके हैं। अब आप जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आगे कैसे यूज किया जाएगा, उसके प्रोसेस क्या हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है आपका टॉपिक जो है अब कंप्लीट हो गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।